Hello my genius students, I am B.S. Pandey, your physics lecturer. Student, स्टैंडर्ड 11th के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 47 में, ठीक है। और आप लेक्चर नंबर 46 तक लॉज ऑफ मोशन को कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर 47 में स्टार्ट करेंगे वर्क पावर और एनर्जी, ठीक है। ये चैप्टर यानी कि वर्क पावर एनर्जी भी दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। एक तो वर्क पावर एनर्जी है और दूसरा आपका कॉलिजन है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क पावर एनर्जी से, कॉलिजन लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वर्क पावर एनर्जी कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि आप स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़े होंगे इससे रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 47, ठीक है जी। क्या है भाई? तो वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, ये हमारा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में वर्क के बारे में जानेंगे। वर्क, W से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, वर्क हम तब कहते हैं किसी बॉडी पे, स्टैंडर्ड 9 में आप पढ़े हुए हैं, आप डेफिनेशन भी बहुत डिटेल्स में पढ़े होंगे, है ना। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से यहाँ जानेंगे। तो हम किसी बॉडी पे वर्क तब कहते हैं कि हो रहा होता है। वर्क इज सेड टू बी डन इफ सक्सेसफुली फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉडी। अगर कोई फोर्स सक्सेसफुली बॉडी को डिस्प्लेस कर देता है तब हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। यानी कि इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द, आप लिख सकते हैं इसको, अगर हम बोल रहे हैं तो आप नोट कॉपी यूज कर सकते हैं अपना। तो आप लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बट रिमेंबर, the force must be in the direction of displacement. Force must be in the direction of displacement. जब हम किसी चीज का डेफिनेशन देते हैं तो उसके मैक्सिमम वैल्यू के लिए वो एप्लीकेबल होता है। या हम डेफिनेशन में कुछ इस तरह का कोशिश करते हैं कि उसको जनरलाइज कर दें, यानी कि किसी भी वैल्यू, किसी भी कंडीशन में वो एप्लीकेबल हो डेफिनेशन, या जो फॉर्मूला वहां से निकल रहा हो हर जगह हम लगा सकते हैं। तो हमने डेफिनेशन क्या दिया? हमने डेफिनेशन दिया, it is the product of force and displacement, but force must be considered in the direction of displacement, ठीक है। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तब तो सही है, वर्क डन मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन नहीं हो तब कैसे वर्क निकालेंगे? तो इसके लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया, फोर्स मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली हमको क्या समझना है? तो अगर हम इस तरह से मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है जी, हमने फोर्स लगाया यहाँ पे और बॉडी डिस्प्लेस इधर हुआ। हमने फोर्स लगाया थीटा एंगल पे, इसका कुछ मास होगा, ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ, मान लो डिस्प्लेस हुआ d के लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? डेफिनेशन कह रहा है कि वर्क उस फोर्स के लिए डिफाइन है जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। तो इस फोर्स को देखो, फोर्स मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो फोर्स देखा जाए, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। ये हवा में ऐसे उड़ नहीं रहा है, ठीक है, इस पे चल रहा है। तो अगर इसके अलोंग हमको फोर्स को निकालना होगा तो क्या आ जाएगा? इसका कॉम्पोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। क्या इस फोर्स के कारण वर्क होगा जो कि एफ साइन थीटा है? तो आंसर है एफ साइन थीटा के कारण वर्क डन नहीं होगा। देखो, फोर्स किधर लग रहा है? एफ साइन थीटा ऊपर लग रहा है, जबकि बॉडी इधर जा रहा है। तो अगर इधर बॉडी जा रहा है तो इसके इधर वाले फोर्स कोई मतलब ही नहीं है। अगर बॉडी डिस्प्लेस कर ही नहीं पा रहा है उधर, तो फिर तो वर्क का कहीं कोई यूज नहीं हो रहा है। हाँ, एनर्जी लगेगा, देखेंगे हम लोग एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट पे, कहाँ एनर्जी होगा, कैसे होगा। तो फिलहाल वर्क हमारे पास जो डेफिनेशन आया वो आ गया एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जो लोग वेक्टर क्वांटिटी स्टडी किए या वेक्टर पढ़े हैं, उनके दिमाग में ये चीज पड़ा होगा अभी तक कि सर हम एफ डी कॉस थीटा को एफ डॉट डी भी लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि एफ और डी दोनों क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो हम जानते हैं फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू कैन बी रिटन एज द एफ डॉट डी, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है जी। ऐसा लिख सकते हैं क्या? एफ डॉट डी, ये हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। अब यहां से हमको एक चीज समझ में आ रहा है, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं, वैसे वर्क कैसा क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं स्केलर होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े थे वेक्टर वाले चैप्टर में कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देगा, और इसका ऐसा यूनिट होता है, ये तो क्वेश्चन 9 से पढ़ते आ रहे होंगे, जूल। अर्ग भी होता है, तो अर्ग और जूल के बीच में हम लोग रिलेशन भी जानते हैं, ठीक है। वहां पे हमको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे हम लोग डिस्कस
नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे W इक्वल टू हो गया F डॉट डी। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन अगर आ जाए, मान लो स्टैंडर्ड 9 का एक क्वेश्चन लेके चलते हैं ना, उसमें क्या है, हमने यहाँ पे फोर्स दिया चलो 10 न्यूटन, ठीक है जी, 10 न्यूटन 53 डिग्री पे, कितना एंगल पे, 53 डिग्री पे 10 मीटर ये मूव किया, कितना, तो कहता है कि इस फोर्स के कारण वर्क डन बताओ, वर्क डन कितना हो जाएगा। तो इस फोर्स के कारण वर्क डन निकाल लो, कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हो, वर्क डन निकाल लो भाई। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे इसके कारण जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, तो हो जाएगा एफ कितना है भाई, तो 10, डी कितना है वो भी 10 कॉस थीटा। तो देखो फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग एंगल फोर्स के साथ कितना बन रहा है, 37 बन रहा है, क्योंकि ये तो 53 है ना, तो ये 37 हो जाएगा, इसका ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। तो ये cos 37 कितना होता है भाई, cos 37 4/5, तो 10 इंटू 10 इंटू 4/5, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 80 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया, 80 जूल। अब अगर हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं ना, इस फॉर्मूले पे, क्या है हमारे पास, W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। तो देखो W जो है वो वैरी करेगा, अगर F का वैल्यू और D का वैल्यू मैक्सिमम ले लें, ठीक है, फॉर F एंड D मैक्सिमम, ये क्या वैरी करेगा जी, तो W का वैल्यू वैरी करेगा, क्यों, क्योंकि हम अगर थीटा को चेंज कर रहे होंगे सर, तो थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, तो थीटा का वैल्यू -1 से ये जो वैल्यू है कॉस थीटा का वैल्यू, सॉरी कॉस थीटा का वैल्यू -1 से लेके ये -1 से +1 तक लाई करता है। इसका मतलब कि इस W का जो वैल्यू होगा वो -FD से लेके +FD तक होगा और बीच में 0 भी आएगा। इट मीन्स वर्क डन ऑल्दो इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये तो स्केलर क्वांटिटी है ही, लेकिन इस cos थीटा के कारण, कोसाइन के कारण, अच्छा इसका मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे, कोसाइन के कारण ये जो वैल्यू है वर्क डन है ये -FD से लेके +FD तक होगा, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, देखिए +FD, नेगेटिव भी हो सकता है -FD, और 0 भी हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में 0 तो आएगा ही ना, कोई तो एंगल होगा जो कि cos के लिए 0 देगा, यस हम जानते हैं, इवन cos 90 डिग्री 0 देता है, तो वहां पे 0 हमको मिलेगा, और ये बहुत सारा एंगल है जिसपे 0 मिलेगा। तो जो वर्क है हमारे पास, वो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि वर्क का जो वैल्यू है, वर्क पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव और कब 0। अच्छा एंगल को थोड़ा सा एक बार आप एनालाइज करो, देखो तो किस किस एंगल पे पॉजिटिव, किस एंगल पे नेगेटिव और किस किस एंगल पे 0 मिलेगा, तब ज्यादा बेहतर होगा, है ना। एनालिसिस करो तुम, हम इसको मिटाते हैं। स्टूडेंट एनालिसिस करो, आप एनालिसिस कर रहे होंगे, उसके बाद देखिए मजा आ जाएगा इसको समझने का। अच्छा तो सर हमने डायग्राम बनाया इसको और एनालाइज करने की कोशिश की, तो हमको क्या मिला कि अगर एंगल को कुछ इस तरह से रखा जाए, यहां तक, ठीक है जी, यहां तक, ये देखो यहां हमने रखा ना फोर्स, और हमने डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा, बताओ भाई यहाँ पे थीटा क्या है, 0 है, चलो बहुत बढ़िया ना। वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा सर अगर हमने फोर्स को ऐसा कर दिया, फोर्स ऐसा कर दिया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई, थीटा, तो यहाँ वर्क डन क्या आएगा सर, तो यहाँ वर्क डन आएगा 0, क्या आएगा सर, यहाँ वर्क डन आएगा, सॉरी वर्क डन क्या आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी यहाँ भी क्या आ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। कब तक, ये एंगल आप यहां से यहां तक ले जाओगे तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये वर्क फोर्स अगर यहां से यहां तक ले जाओगे तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कि थीटा का वैल्यू बड़ा हो किससे भाई, 0 से, थीटा का वैल्यू क्या हो, बड़ा हो 0 से, और छोटा हो किससे भाई, 90 डिग्री से, ठीक है, तब तक हमारा वर्क डन क्या होगा जी, तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया, ये एंगल, इस एंगल के लिए हमारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 0 से बड़ा होना चाहिए, और देखिए 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, तो 90 मतलब 0 पे भी हमारा वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, तो 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, और 90 के बराबर अगर कर देंगे तब तो बात बदल जाएगी, यानी कि 90 डिग्री से क्या होना चाहिए जी, ये छोटा होना चाहिए, थीटा शुड बी स्मॉलर देन द 90 डिग्री। तो इस केस के लिए हमको क्या मिल रहा है, वर्क डन पॉजिटिव, इसको हम लोग पॉजिटिव वर्क के नाम से जानेंगे, पॉजिटिव
वर्क डन, है ना। इसको आपको नोट में अच्छे से लिख लेना होगा। एंगल कहां से कहां तक आया हमको समझ में आया, एंगल यहां से यहां तक। अच्छा, अब इस फोर्स के कारण देखो बॉडी अगर मूव करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा बेटा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क होना ही नहीं है, किसी भी एंगल पर रख लो, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना। हम इस बोर्ड को धक्का मार रहे हैं सुबह से शाम तक, पसीने पसीने हो गए धक्का मार के, वर्क डन क्या हुआ? जीरो। डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स आप लगाते रहो, डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क डन नहीं होगा। आपको स्टडी भी ऐसे ही करना है, आपको केवल मेहनत नहीं करना है, सही डायरेक्शन में मेहनत करना है। आप अगर इसी बोर्ड को हम इधर धक्का देने के बजाय इधर धक्का दे दें तो ये मूव करेगा, ठीक है। तो वर्क आपका हो इसके लिए फोर्स तो लगाना है आपको, है ना, पूरा का पूरा प्रयास करना है, फोर्स लगाना है, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, सही डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा तभी वर्क होगा, जो कि यहाँ पे हमको फिजिक्स से भी समझ में आ रहा है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे अगर हम ऐसा मान ले कि फोर्स हमारा इधर लग रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये फोर्स कैसा फोर्स होगा? तो ड्राइविंग फोर्स होगा। ये क्या होगा जी? ड्राइविंग फोर्स होगा, बॉडी को ड्राइव कर रहा होगा ये फोर्स। ये कब तक ड्राइविंग होगा? तो ये फोर्स तब तक ड्राइविंग होगा, देखो ये यहां से लगा है, ठीक है, ये एंगल बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये फोर्स हम यहां से लगा है, अभी भी ड्राइविंग है, इसके कारण कुछ तो आएगा, इसके कारण भी ड्राइविंग हुआ, इसके कारण ड्राइविंग हुआ। अच्छा, ये वाला फोर्स क्या है? इसको इधर ड्राइव नहीं कर पाएगा, समझो बात को, ये वाला फोर्स है इसको इधर ड्राइव नहीं कर पाएगा। अब हम फोर्स इधर लगा दिए, अगर फोर्स इधर लग रहा है, मान लो, सोचो, ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है, उसके बाद भी बॉडी मूव कर रहा है, इसका मतलब कोई तो है। फोर्स इधर लग रहा है लेकिन बॉडी उधर ही मूव कर रहा है, इसका मतलब कोई तो है कि इसको लेके भाग रहा होगा। तो ये फोर्स क्या करना चाह रहा है? तो ये फोर्स तो इसको अपोज कर रहा है, इसके मोशन को। समझो बात को, फिर समझो। इस पे तो बॉडी इधर डिस्प्लेस नहीं होगा ना, इधर डिस्प्लेस होगा, थोड़ा सा भी इधर कर दे तो बॉडी उधर डिस्प्लेस होगा, ये ड्राइविंग फोर्स कहलाएगा। कौन सा? तो इसका एक कंपोनेंट तोड़ेंगे इधर, ये ड्राइविंग फोर्स कहलाएगा। लेकिन अगर फोर्स यहां पे आ गया, ठीक है, 90 से थोड़ा सा हम लोग लेफ्ट आ गए, तो 90 से अगर थोड़ा सा लेफ्ट आ गया तो इस फोर्स के कारण ये बॉडी कभी उधर ड्राइव होगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई वाइटल फोर्स ही होगा जो कि इसको मूव करवाएगा, मतलब उधर मूव नहीं कर सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि फोर्स इधर लगा रहे हैं फिर भी मूव कर रहा है, इसका मतलब कोई है दूसरा फोर्स जो कि उसको उधर लेके भाग रहा है। सिंपल सी बात है ना। तो ये फोर्स क्या कर रहा होगा? तो ये फोर्स क्या कर रहा होगा? इसका एक कंपोनेंट तोड़ दोगे इधर, तो ये फोर्स इसको रोकना चाह रहा होगा, ये अपोजिंग फोर्स कहलाएगा। अच्छा, तो इस केस में थीटा का वैल्यू कितना है सर? तो इस केस में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। यहाँ पे सर तो थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा हो गया, तो मतलब इस केस के लिए इसमें इस फोर्स को हम लोग क्या कौन सा नाम देंगे? इसको अपोजिंग फोर्स बोलेंगे, जबकि यही फोर्स जब इस तरह से, इसको कौन सा फोर्स बोलेंगे? ड्राइविंग फोर्स बोलेंगे, ठीक है जी। तो अब देखो, तो थीटा का वैल्यू हम लोग अब नेगेटिव फोर्स पे चलते हैं, है ना। चलो, नेगेटिव वर्क डन। यहां पे पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या हुआ? सिग्निफिकेंस क्या मिला सर? आप बार बार बीच में बोल रहे ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या मिला, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे। अच्छा, एक चीज और, स्टूडेंट, जो स्टूडेंट सर्कुलर मोशन देख चुके हैं, मेरा लास्ट 46 लेक्चर जो था सर्कुलर मोशन हम कंप्लीट कर दिए हैं, तो जिनको असाइनमेंट नहीं मिला है 46 का, वो काइंडली असाइनमेंट ले लेंगे और कंप्लीट करें सर्कुलर मोशन का। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, उस क्वेश्चंस को आप बनाइए, है ना, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। चलो भाई, ये देखो। हाँ तो सर बताइए ना, आप यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन का क्या मतलब है? फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देख लें। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये कहता है, आप लिख लोगे, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन में नोट में लिख लोगे, नोटबुक में क्या लिखोगे? तो वर्क डन पॉजिटिव केवल और केवल ड्राइविंग फोर्स के लिए होता है, बाई ड्राइविंग फोर्स। वर्क डन पॉजिटिव अगर है, इसका मतलब फोर्स कैसा है? ड्राइविंग फोर्स है, याद रखेंगे। वर्क डन पॉजिटिव मतलब ड्राइविंग फोर्स है, यानी कि बॉडी को कोई ड्राइव कर रहा है। नेगेटिव वर्क डन का मतलब हो गया कि वर्क डन, मतलब इसको ऐसे भी समझते हैं ना, वर्क डन पॉजिटिव का मतलब बाय ड्राइविंग फोर्स, या वर्क डन बाय द बॉडी, मतलब बॉडी से वर्क किया जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या हो गया? तो नेगेटिव वर्क डन का मतलब हो गया थीटा का वैल्यू। अच्छा, मान लो थीटा का वैल्यू, हम थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन कर दें ना, ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री। चलो यहाँ पे, तो इस केस में क्या हो रहा है सर? तो इस केस में हमको तो साफ साफ दिख रहा है सर, वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सर कंप्लीट नेगेटिव माइनस एफ डी तो उसके लिए मिल रहा होगा ना जो कि एंगल बना रहा होगा 180 डिग्री, एफ डी कॉस। अगर मान लो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ले ले, ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना ले हम लोग? 180 डिग्री ले ले, तो वर्क डन क्या लिखेंगे? एफ डी कॉस 180 डिग्री, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एफ डी। लेकिन जो फोर्स इधर लग रहा होगा, ये तो समझ में आ गया हमको, फोर्स। अच्छा, कैसा होगा सर? पॉसिबल कैसे होगा सर ये नेगेटिव वर्क डन कैसे होगा? नेगेटिव मतलब फोर्स इधर लगे, बॉडी इधर मूव करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हो सकता है ना सर, आप एग्जांपल लीजिए। कैसे? तो हम इस पेन को यहां से
छोड़ दें अगर तो फोर्स किधर लग रहा है ग्रेविटी का नीचे, और ये किधर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट नीचे। लेकिन अगर इसी पेन को ऊपर फेंकें तो ग्रेविटी किधर फोर्स लगा रहा है, हम जब इसको ऊपर फेंके तो हमने इसको एक इंपल्स दिया, फेंक दिया, चलो भाई बहुत बढ़िया। लेकिन जब ये मूव कर रहा है ऊपर, उस समय कौन फोर्स लगा रहा है, हम थोड़ी ना पूरे रास्ते में फोर्स लगा देते हैं। जब ये ऊपर मूव कर रहा है तो इस पर फोर्स ग्रेविटी लगा रहा है, किधर भाई नीचे लगा रहा है। फिर भी ये मूव किधर कर रहा है ऊपर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है जबकि फोर्स नीचे है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी का वर्क डन हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। मतलब अपोजिंग फोर्स है, ग्रेविटी इसको अपोज कर रहा है, मोशन इसके मोशन को अपोज कर रहा है। तो वो सारे वर्क डन जो कि नेगेटिव होंगे वो अपोजिंग फोर्स के कारण हो रहे होंगे। मान लो कि हम व्हीकल चला रहे हैं, ठीक है, व्हीकल चला रहे हैं, अचानक ब्रेक मारे, तो ब्रेक मारते ही ऐसा थोड़ी ना ब्रेक मारे और गाड़ी पीछे भागने लगता है, नहीं ना, गाड़ी तो आगे ही जा रहा है। तो कोई तो होगा जो पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, फ्रिक्शन। कौन लगा रहा होगा भाई, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो फोर्स लगा रहा होगा ना, फ्रिक्शन जो फोर्स लगा रहा है उसके कारण क्या हो रहा है कि व्हीकल पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है जबकि व्हीकल आगे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे भी वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। जनरली नेगेटिव वर्क डन, सारे नेगेटिव वर्क डन नहीं, लेकिन हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। जैसे फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन जो होता है उसके कारण जो वर्क होता है वो जनरेट होता है एज अ फॉर्म ऑफ हीट, और वो लॉस हो जाता है। नेगेटिव वर्क डन जो होता है, यानी कि नेगेटिव वर्क डन बॉडी के ऊपर होता है जबकि पॉजिटिव वर्क डन बॉडी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वर्क डन बाय द बॉडी पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द बॉडी इट इज नेगेटिव, ऐसा समझते हैं। ठीक है, 2-3 एग्जांपल हम लोग देख लिए, आ जाओ भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं सर। तो इसका भी तो डायग्राम क्लियर हो गया ना। अगर हमने फोर्स ऐसा लगा दिया बॉडी पे, ये देख ले भाई, नेगेटिव वर्क डन का एक बार डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई इफ बट नहीं। आप सोचो, यू आर फ्री, आप सोचो, एनालिसिस करो, कॉन्सेप्ट गलत बिल्डअप नहीं होना चाहिए। ये देखो, फोर्स इधर लग रहा है, फिर भी बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रहा है। कोई होगा जो फोर्स लगा रहा होगा, पहले से बॉडी ड्राइव हो रहा होगा, उसके बाद हमने फोर्स लगाया, यहाँ पे इतना बड़ा एंगल बन रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हमको क्या दिख रहा है, इसका एक कंपोनेंट तो होगा ना इधर। मान लो कोई भी एंगल हो, ये अगर एंगल है तो ये तो एंगल मिलेगा ही मिलेगा। मान लो थीटा, तो क्या लगा ना, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। अब देखो एफ कॉस थीटा हमारा फोर्स हो गया जो कि इसको रोकना चाह रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर देखा जाए एंगल, तो ये कितना बन रहा है, 180 डिग्री। मतलब इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क निकालेंगे वो इतना एंगल बना रहा होगा, तो फिर से तो माइनस आ ही गया ना, तो माइनस एफ डी कॉस थीटा। बात सुना है। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन हो रहा है इस एंगल के लिए, तो समझेंगे इस बात को। मतलब अगर हम फोर्स को देख रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है ना, फोर्स यहाँ लग रहा है, मैक्सिमम वर्क डन, एंगल बढ़ा है, फोर्स एंगल बढ़ा है तो वर्क घटा, और एंगल बढ़ा है वर्क और घटा, मतलब कम हुआ। यहाँ पे घटा है तो जीरो हो गया वर्क डन, एकदम परपेंडिकुलर पे जीरो हो गया। कैसे सर, तो यहाँ पे जीरो वर्क डन लिख लेंगे, जीरो वर्क डन किसके लिए, तो केवल और केवल थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए। कहाँ होता है सर ये थीटा 90, कहाँ होता है, बहुत जगह होता है यार, बहुत जगह होता है। जैसे मान लो ये एंगल ले लेते हैं, ये एक सिंपल पेंडुलम ले लिए, ठीक है जी। यहाँ से हमारे सिंपल पेंडुलम को पुश किए और ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। तो जब सिंपल पेंडुलम मान लो यहाँ पे होगा तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर। जबकि फोर्स टेंशन के कारण निकालेंगे तो टेंशन यहाँ पे क्या होगा, ये। अगर मान लो टेंशन रहता ही नहीं तो ये क्या होता है, नीचे गिर जाता। तो ये टेंशन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स लग रहा है, या तो बाहर की तरफ अगर लगेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई और मान ले पॉजिटिव मानते हैं अगर दो चार्ज के बीच में, तो न्यूक्लियस की तरफ लग रहा है, मतलब सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है, रेडियस के लॉन्ग लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, सीधा हो रहा है, ठीक है, अलोंग द टैंजेंट। तो टैंजेंट तो हमेशा रेडियस से 90 डिग्री एंगल बना रहा होता है, तो फिर से वर्क डन वहां क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। बड़ा इस कॉन्सेप्चुअल चीज में कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। आप अगर समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे वर्क डन हमको पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, 3 तरह का वर्क डन मिला। कैसे कैसे, तो हमको एक चीज तो दिमाग में आ गया भाई, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है सर किसके कारण, ड्राइविंग फोर्स के कारण। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं ना। पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है किसके कारण, ड्राइविंग फोर्स के कारण। नेगेटिव वर्क डन किसके कारण हो रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है बाय ऑपोजिंग फोर्स, बाय ऑपोजिंग
फोर्स, और वर्क डन जीरो हो रहा है किसके कारण, तो वर्क डन उस फोर्स के कारण जीरो हो रहा है जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फोर्स किसके, टू द डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इसको आप नोट बुक में अच्छे से अरेंज करके, है ना, एकदम अच्छे से डेकोरेट करके लिख लें, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है। हाँ, आइए सर एक दो क्वेश्चन किया जाए। तो वेक्टर फॉर्म हम लोग किसका, वर्क डन का वेक्टर फॉर्म हम लोग देख चुके हैं, है कि नहीं। वेक्टर फॉर्म क्या था भाई, तो वेक्टर फॉर्म था W इक्वल्स टू एफ डॉट डी। आइए सर इसी पे सवाल बनाते हैं, ठीक है, इसी हम लोग कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो कह रहा है कि एक फोर्स है जो कि बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। अ फोर्स F इज इक्वल्स टू I प्लस जे प्लस के, I प्लस जे प्लस के displaces a body, from 2 3 to -2 -4, ठीक है, -2 to -4। अब हमको वर्क डन निकालना है कि इस फोर्स के कारण कितना वर्क हुआ होगा पार्टिकल को यहां से यहां लाने में। सोचे भाई कैसे बनेगा, सोचे जरा, है ना, 10 सेकेंड का टाइम आपको दिया गया, सोच लो यहां से यहां ले जाने में हमको कितना वर्क करना होगा। तो यहां पे देखो फोर्स जो है वो वन डायमेंशनल ही है, लेकिन वो एक 3D कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग कहीं है। तो ये दिया हुआ I प्लस जे प्लस के, इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ही मजेदार सवाल है। चलो, तो वर्क डन का हम लोग जानते हैं, वर्क डन होता है F डॉट डी, ये फॉर्मूला। अच्छा, इसको हम डायग्राम पे अगर बनाना चाहें तो हम देख सकते हैं ना, मान लो कि पार्टिकल यहाँ पे है और यहाँ से फोर्स लगा I प्लस जे प्लस के, ये फोर्स लगा, ठीक है जी, ये लगा, और ये पॉइंट क्या है 2 3, इसको लेके जाना है मान लो यहाँ तक, जिसका कोऑर्डिनेट है -2 -4, हमको यहाँ तक लेके जाना है, ए से बी लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं जी, ए से बी। तो वर्क डन क्या लिखेंगे बेटा, एफ डॉट ए बी। तो पोजीशन वेक्टर हमको ए बी निकालना है। पोजीशन वेक्टर निकालना जानते हैं क्या हम लोग, यस, हेड माइनस टेल। क्या ये पोजीशन वेक्टर हेड माइनस टेल लिखेंगे, ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, इसको धक्का देंगे तो हेड माइनस टेल, तो पोजीशन वेक्टर ए बी आ गया, एफ ए बी। अच्छा, तो एफ तो डायरेक्ट लिख सकते ना, आई प्लस जे प्लस के डॉट ए बी लिखते हैं, क्या हो जाएगा, -2 -4 आई, और ये देखो -4 -3 -7, सर जी -7 जे, खत्म। चलो, तो वक्त तो निकल गया ना, -4 -7 जूल, अरे यार आंसर आ गया, सॉरी जूल, आंसर आ गया कितना, -11 जूल। यहाँ पे जो वर्क हो रहा है ये आप कह सकते हैं कि किसी अपोजिंग फोर्स के कारण लग रहा होगा। ये जो वर्क डन है किसी अपोजिंग फोर्स के कारण हो रहा है कि नहीं। अच्छा, एक और मेथड देख लेते हैं, समझो इसको, सेकंड मेथड इसको बनाने का, सेकंड मेथड। अगर हमको नहीं पता होता कि ये पॉइंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, हमको इतना पता है, चलो इसको हम अगर हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना चाहें, इसको आर लिख लें। पोजीशन वेक्टर क्या लिख लें, सर जी आर लिख लें, क्या लिख लें, आर लिख लें। तो हम आर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई आर, तो आर अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख देना कोई भी ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ये हमने क्या लिख लिया भाई, तो ये हमने लिख लिया आर, हमको एक्स वाई। लेकिन अब मान लो कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो परफेक्ट यूनिट एक्स वाई है या नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एलिमेंटल ले लेते हैं, डी एक्स आई डी वाई जे एंड डी जेड के। समझेंगे बात को, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप, ये हमारा आर आ गया। अब हम वर्क डन निकालते हैं, तो अगर हम एफ डॉट आर कर दें तो हमारे पास वर्क डन होगा। तो एफ क्या है भाई, तो एफ है आई प्लस जे प्लस
के डॉट dxi प्लस dyj प्लस dz के, और इसको क्या करना होगा, तो सर इसको इंटीग्रेट करना होगा आपको, ठीक है। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करिएगा, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करिएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप कहां से कहां तक ले जा रहे हैं। 2 से, ये देखिए आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होना चाहिए, तो आप x को लेके जा रहे हैं, इनिशियल आपका 2 है से -2 तक, और y वाले को कहां लेके जा रहे हैं, तो y वाले को आप लेके जा रहे हैं 3 से -4 तक। z वाला है ही नहीं, तो यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट करो और बैठा दो, क्या भाई, लिमिट। कैसे, तो देखो ये भी एक मेथड है। वैसे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ाएंगे तो उस समय भी हम बताएंगे। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं अपन W इक्वल्स टू dx i डॉट i तो 1 हो गया, dx इंटीग्रेशन कर रहे हैं कहां से कहां तक, x के अलावा कहां से कहां तक है, हम 2 से गए -2 तक, ठीक है जी, प्लस dy j डॉट j 1 हो गया, यहाँ कुछ होता 3 4 5 तो उसके साथ ऐसा लिखते हैं हम, तो dy कहां से कहां तक गए, तो y एक्सिस के अलावा कहां से कहां तक जा रहा है, 3 से -4। अच्छा, अब प्लस dz, तो z यहाँ है ही नहीं तो हो गया 0। क्यों, i को आप इस पूरे से करोगे तो ये बच जाएगा ना, ये केवल ये वाला बचेगा, ये तो खत्म, ये भी खत्म, j के साथ करो तो केवल ये बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। अरे 90 का एंगल तो बना रहा है, ठीक है। चलो अब इंटीग्रेशन करना है, तो dx का x होता है 2 से -2 प्लस dy का y होता है 3 से -4, वैल्यू पुट कर देखो बेटा, आंसर वही आ जाएगा -11 जूल। समझ में आया जी। तो ये भी एक मेथड है, आप इससे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये सब वर्क डन का डिफरेंट टाइप्स है, बहुत सारा क्वेश्चन वर्क पे हम लोग डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बनाएंगे। अभी हम बहुत ही फंडामेंटल प्राइमरी लेवल से लेके चल रहे हैं, 0 लेवल आप इसको बोल सकते हैं कि हम आपको 0 लेवल का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा वो सिखा रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे अपना 11th लेवल का हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जब आप पकड़ने लगेगा चीजों को तो हम क्या करेंगे भाई, हाँ कॉम्पिटिशन लेवल में हम आ जाएंगे। तो अब देखो, अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लो कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और उसको हम सर्टेन ये ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है m, यहाँ पे हम इस ब्लॉक को किसी सर्टेन एंगल पे खींच रहे हैं कुछ फोर्स लगा के, मान लो हमने फोर्स लगा दिया, चलो कुछ भी 50 न्यूटन, लो हमने एंगल ले लिया 53 डिग्री, कितना जी 53 डिग्री, और यहां से ये रेस्ट में था, क्या था भाई, रेस्ट में था, समझेंगे ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे, रेस्ट में था ये बॉडी 53 डिग्री, वाई एक्सिस से 53 डिग्री पे हमने एक फोर्स लगाया, m का वैल्यू हमको दिया हुआ है अगर चलो 10 kg मान लेते उसमें क्या है, और इस सरफेस पे हम इसको धक्का देके ले जा रहे हैं ना, u इक्वल्स टू 0 से, बताओ 10 सेकंड में, कितने देर में भाई, 10 सेकंड में, कुछ तो आगे क्या होगा ना, 10 सेकंड में कितना वर्क हुआ, यू हैव टू फाइंड वर्क डन इन 10 सेकंड, है ना, ट्राई करो, दिमाग लगाओ ना, कोशिश कर सकते हो तुम, ट्राई करो, तुमसे बन सकता है, इसमें कुछ है नहीं, एकदम आसान है, सोचो 2-4 सेकंड के लिए सोचो भाई। चलिए सर अब आप बना दीजिए। हाँ देखो बेटा, तो हमको क्या करना है, तो हमारे पास तो वर्क डन का फॉर्मूला है ना, एफ डी और कॉस थीटा, देखो डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है तो ये थीटा तो मेरे को पता है कितना भाई 37 डिग्री, चलिए लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ हमको नहीं पता है। अच्छा, किस स्पीड से चला, ये 0 से चला, तो 10 सेकंड में फोर्स अगर इतना लग रहा है तो कितना डिस्प्लेस हुआ होगा ये पता करना होगा हमको, तो टाइम तो दिया हुआ तो एक्सेलरेशन निकालना होगा, इधर कितना इसका फोर्स लग रहा है, इस साइड में कितना फोर्स लग रहा है ढूंढो भाई, तो ये हो जाएगा 50 cos 37, हाउ मच इट इज, तो आप निकालोगे cos 37 कितना होता है भाई, cos 37 4/5, तो ये जगह 5 10 ये जगह 54/5 है कि नहीं, तो हो गया 40 न्यूटन, कितना लग रहा है भाई 40 न्यूटन, तो अगर ये 40 न्यूटन लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन आ जाएगा a इक्वल्स टू फोर्स बाई मास कितना है 10, तो ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर, तो डिस्प्लेसमेंट जगह एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना आ गया 4 टी स्क्वायर, कितने देर में
अच्छा तो 100 हो जाएगा, ये नहीं होगा क्या? तो ये हो जाएगा 200 मीटर। कितना इसको खींच के लेगा हम लोग? 200 मीटर। सही है, कैलकुलेशन चेक कर लें इसमें क्या है। 200 मीटर। तो देखो भाई W इक्वल्स टू हो गया F कितना? फोर्स। तो इस डायरेक्शन FD, तो फोर्स कितना? 50, डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट 200 कॉस FD हो गया cos 37। तो cos 37 कितना भाई? तो हो जाएगा 3 बाई cos 37 ना 4/5, सॉरी है ना 4/5। अभी सॉल्व कर लो बेटा, जो भी आएगा सो सॉल्व कर लो, जो भी आएगा जूल में आंसर हो जाएगा। क्या आया? ये 10 हो गया 8 कितना? 8 किलो जूल। 8 किलो जूल। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, सही है क्या? कैलकुलेशन चेक करना है और 8 किलो जूल आंसर इसका आना चाहिए। सही है क्या भाई? एक और सवाल बनाया जाए एकदम आसान टाइप का। अरे 9th में यार पढ़े होगे इस तरह का सवाल, इसमें क्या है? कुछ है नहीं यार। चलो एक और सवाल देखते हैं सर। तो एक सवाल जो है ये है हमारे पास। चलो इस सवाल को हम एक सवाल इसमें बनाते हैं और एक होमवर्क तैयार कर देंगे इसी में। हाँ जी, होमवर्क टाइप का हम इसमें प्रिपेयर कर देंगे और आप दिमाग लगाएंगे कि भाई कैसे बनेगा। 2-3 होमवर्क दे देते हैं, इसमें क्या है? 2-3 होमवर्क दे देते हैं यार, मिटाने में कितना कष्ट है इसको। है चलो देखो एक और सवाल देखते हैं। ये है वेज और वेज के ऊपर से एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। चलो मास 10 किलो, 53 डिग्री वेज का इंक्लाइनेशन है। वेज रेस्ट में है, रुका हुआ है। ब्लॉक को यहाँ से U = 0 से छोड़ा गया। अगर वेज यहाँ तक आते आते 10 मीटर कवर करता है तो आपको वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। तो कहता है वर्क डन, पहला क्वेश्चन कहता है वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगा ये आपको निकालना है। सोचो जरा, अगर ग्रेविटी के कारण वो वर्क डन निकालना है तो ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा है, सोचो। हाँ तो देखो भाई, तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगा? क्या ये mg होना चाहिए? अरे यही तो ग्रेविटी का फोर्स है ना। किधर लेके आ रहा है ग्रेविटी इसको? इस डायरेक्शन में। कितने से? mg sin थीटा। क्या हम ये पढ़े थे? डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 10 मीटर। अब इस फोर्स को, अच्छा यहाँ पे थीटा होता है ना, अब इस फोर्स का कंपोनेंट ऑलरेडी जब इधर तोड़ दिए हैं तो फोर्स हमको डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आ गया है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। तो अब आप इसमें cos 37 मत लगा दिएगा ना, cos 53 मत लगा दिएगा। cos थीटा लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? तो हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को एक डायरेक्शन में ले लिया। तब इस ग्रेविटी के कारण, ये ग्रेविटी का mg फोर्स है, वो बॉडी को डिस्प्लेस किधर लेके जा रहा है? इधर। तो उतना एंगल कितना आ रहा है ना हमारे पास, तो एंगल हम लिख लेंगे ये हो जाएगा W = F और डिस्प्लेसमेंट आना ना D है, ठीक है। F कितना है? mg sin 53 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो mg sin 53 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा कितना हो जाएगा? ये वर्क डन हो जाएगा। किसके कारण? तो ग्रेविटी इसको नीचे लेकर, ग्रेविटी के कारण हो जाएगा ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लाते हैं और ये होमवर्क आपके लिए बन जाएगा, ठीक है भाई। देखो यहाँ से आपका होमवर्क, अरे समझ गए ना सब लोग? वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाए। इसमें क्या है? चलिए सर होमवर्क देखें। तो होमवर्क आपका 1 है। पहला होमवर्क है, अगर इस सरफेस का म्यू का वैल्यू 0.1 ले ले, इस सरफेस के म्यू का वैल्यू 0.1 ले ले, तो कहता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? दूसरा सवाल इसी में, ठीक है। चलो ये A और इसमें B, वर्क डन बाय नेट फोर्स कितना होगा? बॉडी को नीचे जो लेके आ रहा है ना, वर्क डन बाय नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। चलो ये आपका एक वर्क डन, ये हो गया, होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क देखें सभी लोग। अब दूसरा होमवर्क जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाए थे, इसीलिए हम ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं क्योंकि ये मिलता जुलता आपको दिखेगा। ट्रक वाला क्वेश्चन याद होगा ना? तो देखो ये ट्रक है, ट्रक पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है जी। हाँ m मास का ट्रक भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये ट्रक भाग रहा है कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बॉक्स का मास मान लो 50 किलो है।
हाँ, और इसमें चलो म्यू का वैल्यू भी दे देते हैं। यहाँ पे ट्रक और बॉक्स के बीच में म्यू का वैल्यू है 0.1, ठीक है। अभी ये रेस्ट से चला होगा, अगर यहां से रेस्ट से चला होगा, किस एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब ये जैसे ही ट्रक चलता है, ये ब्लॉक पीछे जाके गिर जाता है, ब्लॉक पीछे जाता है और ये गिर जाता है। ब्लॉक को गिरने में मान लीजिए 4 सेकंड लगता है। यहां से ये गिर गया, बॉक्स 4 सेकंड में गिर गया। कितने देर में? 4 सेकंड में। 4 सेकंड में बॉक्स गिर जाता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जितने देर में बॉक्स नीचे गिर जाता है, जितने देर में बॉक्स नीचे गिर जाता है, उतने देर में ये ट्रक कितना वर्क किया होगा, ठीक है। आपको बताना है कि बॉक्स को गिरते गिरते जितना टाइम लग रहा है, उतने देर में ये वर्क कितना किया होगा। कौन? ट्रक। इसका मान लो मास, ट्रक का अपना मास है, मान लो चलो 500 kg मान लिया जाए। 500 kg ट्रक का अपना मास 500 kg। ट्रक का मास 500, चलो 450 ले लेते हैं, 450 kg। तो ट्रक का मास है 450 kg। तो जिस समय ये ब्लॉक गिर गया होगा, मतलब जब गिरा होगा उतने देर में ये ट्रक कितना वर्क कर चुका होगा। म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.1। याद रखेंगे। आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताएं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। वर्क डन बाय, एक तो क्वेश्चन हो गया वर्क डन बाय ट्रक, ठीक है, वाइल बॉक्स फॉल डाउन। और सेकेंड इसमें क्या पूछना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन मतलब बॉक्स को गिरने में, बॉक्स गिर गया उतने देर में, जितने देर में बॉक्स गिरा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 4 सेकेंड। इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में बॉक्स गिर जाता है। तो बताइए इस 4 सेकेंड में फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया होगा, ठीक है। क्लियर है। तो आज हम लोग क्या किए ना, बहुत ही आसान सवाल बनाए हैं वर्क से रिलेटेड, एकदम फंडामेंटल। कुछ क्वेश्चंस तो आपके स्टैंडर्ड 9 से भी हम उठा लिए। इस तरह क्वेश्चंस आप 9th में भी फेस किए होंगे, बिना म्यू वगैरह यूज किए हुए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, जब आप एससी वर्मा का क्वेश्चन बनाए होंगे स्टैंडर्ड 9th में। तो चलो आज के क्वेश्चन तो हम लोग फेस किए। अब इससे कुछ और अच्छा सवाल है ना, इससे कुछ और अच्छा सवाल जो है इससे रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं, लेक्चर नंबर 48 में। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि वर्क डन जो वेरिएबल फोर्स होता है, मान लो हम फोर्स कांस्टेंट लगा रहे हैं तब तो ठीक है। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं किसके कारण पढ़े हैं? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। लेकिन अगर फोर्स ही बदलने लगे, जैसे जैसे बॉडी आगे जा रहा है फोर्स बदलने लगे, तो उस समय वर्क क्या होगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। यानी कि वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, याद रखेंगे ये वर्क डन किसके कारण था? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।